हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम 2, उसका सेट नंबर 12 डिस्कस करेंगे। और यह हमारा आखिरी सेट होगा। इस बुक में टोटल 12 सेट दिए गए हैं और सभी के सभी सेट्स को पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको कवर करा दिया है। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है, सेट नंबर 1 से लेकर के 11 तक वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, जो घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी सचिवालय सहायक भर्ती 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है, उसका आखिरी सेट नंबर 12 को कवर करेंगे। पूरा बुक मैंने कंप्लीट करा दिया है, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 12 तक के सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश 3 देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ध्यान से पढ़ेंगे, इनमें से कौन सा जो राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो दिया गया है वह 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल जो है, ध्यान से सुनिएगा, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो ये तो ऑलरेडी 3 देश के साथ सीमा साझा कर लिया। कौन कौन से? नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ। अरुणाचल प्रदेश जो है, यह भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा देश है? भूटान है, चीन है और म्यांमार है। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, भूटान, चीन और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। सिक्किम जो है, सिक्किम भी 3 देश के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल और तिब्बत जो है, चाइना का स्वायत्त जो क्षेत्र है तिब्बत, उसके साथ भी सीमा साझा करता है और भूटान के साथ भी करता है। तो इस प्रकार से नेपाल, चीन और भूटान के साथ सिक्किम सीमा साझा करता है। लद्दाख जो है फ्रेंड्स, यह भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के साथ। मिजोरम जो है, मिजोरम यह 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा देश है? तो म्यांमार है और बांग्लादेश है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, क्योंकि यह 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है और प्रश्न में पूछा गया है कि 3 देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार के चट्टानों में कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं? कोयले के जो प्रचुर भंडार पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं गोंडवाना में। ठीक है, राइट आंसर इसका गोंडवाना प्रकार के जो चट्टान है उसमें कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है? तो देखिए, यह नदी जो है फ्रेंड्स, यह लूनी नदी है। लूनी नदी जो है, ध्यान से सुनिएगा, अरावली जो पर्वत है उसके पश्चिमी ओर से निकलती है। ठीक है, पश्चिमी ओर से, और यह कच्छ के रण में जाकर के समाप्त हो जाती है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण आपको बताना है। तो इसमें से देखिएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल, जोजिला और बनिहाल। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, जो जोजिला दर्रा है ना, ये अब लद्दाख में पड़ता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी पर आप टिक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से पुदुचेरी का कौन सा जिला केरल राज्य में स्थित है, यानी कि केरल से घिरा हुआ है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो पुदुचेरी है, 4 जिला है, इसमें चारों जिला का नाम दिया गया है, यमन, पुदुचेरी, उसके बाद कराईकल और माहे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यमन जो है यह आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। पुदुचेरी, ध्यान दीजिए, पुदुचेरी और कराईकल जो है ये तमिलनाडु से घिरा हुआ है, और माहे जो है यह केरल से घिरा हुआ है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर माहे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम दशक की वृद्धि दर दर्ज की गई है जनगणना 2011 के अनुसार? तो देखिए, न्यूनतम जो दशक की वृद्धि दर रही थी वो आपका किस राज्य का रहा था? तो नागालैंड का रहा था। नागालैंड का ऋणात्मक दशकीय वृद्धि जनसंख्या दर रही थी। कितनी रही थी? तो ये माइनस में रही थी, 0.6%। ठीक है,
6%, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो मेघालय का रहा था। मेघालय का कितना रहा था, तो ये भी परसेंटेज में आप याद रखेंगे, लगभग 28%, 27.9% रहा था। उसके बाद देखिएगा कि थॉर्नट्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, देखिए थॉर्नट्वेट पूछा जाता है और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको, ध्यान से सुनिए। देखिए थॉर्नट्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु वर्ग में आता है, तो बिहार का जो अधिकांश भाग है यह थॉर्नट्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो है यह आता है किसमें, तो ध्यान रखेंगे आपका यह आता है CAW। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि थॉर्नट्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र जो है बिहार का, उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र ये किस में आता है, तो उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र जो आता है ये CBW में आता है थॉर्नट्वेट के अनुसार। अच्छा, अब बात करते हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। तो देखिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार जो है ये CWG जलवायु क्षेत्र में आता है, और दक्षिणी बिहार कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ये आता है AW जलवायु क्षेत्र में। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है। अच्छा, न्यूनतम लिंगानुपात पूछा गया। सबसे पहले बिहार का लिंगानुपात जान लीजिए कितना है। बिहार का लिंगानुपात 918 है। शिशु लिंगानुपात अगर पूछेगा तो 935 होगा। ठीक है, प्रश्न में पूछा गया है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो यह जिला जो है यह मुंगेर है। मुंगेर में लिंगानुपात कितना है, तो 876 है। सबसे ज़्यादा गोपालगंज का है, गोपालगंज का जो लिंगानुपात है ये 1021 है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो चलिए एक एक करके सभी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं सीधे आंसर पहले बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए राइट आंसर यहाँ पर देखिए एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है, ये गलत दिया गया, जो कि सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है, न कि एशिया महाद्वीप में। बाकी देख लीजिएगा सभी के सभी जो है सही दिए गए हैं। देखिए निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है, भू आवेशित या फिर लैंड लॉक्ड कंट्री बोला जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका महादेश का 2 देश है। कौन कौन सा देश, दक्षिण अमेरिका महादेश का 2 देश है। कौन कौन सा, तो बोलिविया और पराग्वे, जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोलंबिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। सबसे बड़ा अगर लैंड लॉक्ड कंट्री पूछेगा, भू आवेशित देश, तो कजाकिस्तान है। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, वेनेजुएला में है। बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा या फिर प्रतिशत से पूछेगा, तो दोनों में जो होगा कैमूर होगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। सबसे कम अगर पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो शेखपुरा हो जाएगा, सबसे कम क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और परसेंटेज की दृष्टि से भी शेखपुरा ही होगा। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अभी जो नया फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था उसके अनुसार बिहार का वनावरण जो है, यहाँ मैं लिखता हूँ 738079, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% पर है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम जनघनत्व है। न्यूनतम जनघनत्व जो है ये कहाँ पर है, तो राइट आंसर इसका कैमूर हो जाएगा। क्लियर। कैमूर का जो जनघनत्व है ये 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा जो है ये कहाँ पर है, तो शिवहर में है। शिवहर का कितना है, तो 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। इसमें कैमूर हो जाएगा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर जमुई हो जाएगा, तीसरे नंबर पर बांका और चौथे नंबर पर पश्चिम चंपारण और 5वां रोहतास है, जो कि न्यूनतम जनघनत्व वाला बिहार का जिला होगा। चलिए, सबसे न्यूनतम कैमूर का है, सबसे ज़्यादा जो है शिवहर का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो अभी ये प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा गया था, भील इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। यहाँ पर जितने भी ग्रंथ दिए गए हैं ये सभी के सभी बौद्ध ग्रंथ ही हैं, लेकिन प्रश्न में सबसे प्राचीन पूछा गया है, इसलिए त्रिपिटक हो जाएगा। कौन कौन से त्रिपिटक में 3 ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक, और तीनों पिटकों की भाषा क्या है, पाली है। क्लियर, याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण भारत में किस वंश का शासन पाल एवं प्रतिहार वंश के शासनकाल के समकालीन था। देखिए फ्रेंड्स, बिहार एसएससी के द्वारा अब तक जितने भी एग्जाम लिए गए हैं, चाहे वह 10+2 लेवल का हो, इंटर लेवल का या फिर सीजीएल एग्जाम हो, उनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं
हमने सब्जेक्ट वाइज आपको कवर कराया हुआ है, हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। आप कह सकते हैं जैसे कि बीपीएससी का घटना चक्र आता है, ठीक उसी प्रकार से मैंने आपको कवर करा दिया है बिहार एसएससी सीजीएल का घटना चक्र। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर लीजिए बिहार एसएससी सीजीएल घटना चक्र सक्सेस केंद्रा, जैसे ही टाइप कीजिएगा सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो देखिए राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा कौन सा, राष्ट्रकूट। अच्छा, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग था। ठीक है, दंती दुर्ग, यहाँ मैं लिख देता हूँ दंती दुर्ग था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू शासक का उल्लेख किया है। सबसे पहले जान लीजिएगा, बाबरनामा जो है यह बाबर ने लिखा है, बाबर की आत्मकथा है, और बाबर ने इसे किस भाषा में लिखा था, तुर्की भाषा में लिखा था। और देखिए फारसी में इसका अनुवाद किसने किया था, फारसी में जो है बाबरनामा का अनुवाद अब्दुल रहीम खानखाना ने किया था। और राइट आंसर इसका मेवाड़ और विजयनगर के जो थे कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इन्हीं का जो है उल्लेख किया है। उसके बाद देखिए औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे। देखिए कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 20 प्रांत थे, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 21 प्रांत थे। तो यहाँ ऑप्शन में 21 दिया गया है। देखिए किसानों को अपने को न सिर्फ विदेशी गुलामी से बल्कि भूस्वामियों और पूंजीपतियों की गुलामी से भी मुक्त करना होगा। यह कथन किसका है, तो यह कथन भगत सिंह जी का है। उसके बाद देखिएगा कि 1857 के विद्रोह को जन्म देने में कौन सा कारण जिम्मेदार, तो यहाँ पर देखिए जो जिम्मेदार था वो कारण कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, अवध का विलय था, सैनिकों के साथ जो भेदपूर्ण व्यवहार होते थे, भेदभावपूर्ण, ये भी थे। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि दुनिया के पहले नैनो यूरिया लिक्विड संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो फ्रेंड्स यह गुजरात में किया गया। अच्छा, इसको डेवलप किसने किया है, तो इसको डेवलप किया है इफ्को ने। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है किसने किया है, इफ्को ने किया है। इफ्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, कॉकरोच हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो फ्रेंड्स यहाँ अंडमान निकोबार में है। निम्न में से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है, देखिए पॉलीसेकेराइड जो नहीं है ये पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए ग्लैक्टोज जो होगा यह पॉलीसेकेराइड नहीं है। ग्लैक्टोज जो है यहाँ पर ग्लैक्टोज जो लिखा गया है, ग्लैक्टोज जो होता है ये मोनोसेकेराइड है। क्या है, यह मोनोसेकेराइड है, न कि पॉलीसेकेराइड होगा। ठीक है, तो यह मोनोसेकेराइड है ग्लैक्टोज। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है, जो संक्रामक रोग नहीं है इसमें से आप देखेंगे कि कैंसर जो है यह संक्रामक रोग नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है, इकाई है, यह आपका कौन सा हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। अच्छा, वेबर जो है यह मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। ल्यूमेन जो है यह ज्योति फ्लक्स का है, और कैंडेला जो है यह ज्योति तीव्रता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे जो सुमेलित नहीं है, परमाणु बम, यूरेनियम, आतिशबाजी, मैग्नीशियम, गैल्वेनीकरण में यानी कि गैल्वेनाइजेशन में जिंक का इस्तेमाल होता है, सही है। इलेक्ट्रिक बॉल में क्लोरीन का इस्तेमाल नहीं होता है, यही वाला गलत दिया गया है, जो कि राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब में आपने पढ़ा होगा कि आर्गन, नाइट्रोजन, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए लैंगिक जनन के अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जीन के ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन की सफलिंग से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर सरल परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप कार्य करता है। तो देखिए ये जो पेरिस्कोप कार्य करता है यह प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करता है। प्रकाश का जो परावर्तन है उसी के सिद्धांत पर। देखिए वायु शक्ति यानी कि जो विंड पावर है उसमें ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से देखिए असत्य दिया गया है, गलत दिया गया है। तो देखिए सायंता जो है यह ठोस, द्रव और गैसों का एक विशिष्ट गुण है, ये गलत है। सायंता जो है ये ठोस का नहीं, यह केवल द्रव और गैसों का एक गुण है। तापमान बढ़ने पर द्रव की सायंता घट जाती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है, करेक्ट है। एक आदर्श तरल की सायंता शून्य होती है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों सही दिए गए जबकि ये वाला गलत दिया गया। सायंता ठोस का गुण नहीं है, द्रव और गैस का गुण है।
उसके बाद वहीं पूछा गया था कि आपको 1 मिनट देखते हैं असत्य कथन, तो यही वाला जो होगा आपका असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, पढ़िए बताइए राइट आंसर। तो देखिए बुलबुले का आकार पानी में नीचे ऐसे ऊपर की ओर आते बढ़ता है, सही है। पानी के भीतर बुलबुला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, गलत है। ये उत्तल लेंस की भांति नहीं, ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में पानी के भीतर बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। तो ये वाला सही दिया गया, ये वाला गलत दिया गया, बाकी सही दिया गया। तो असत्य कथन यानी कि सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर, उत्तल लेंस नहीं, यह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो नायलॉन हो जाएगा राइट आंसर इसका। हाइड्रोजन को जलाने पर जो है क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन जब जलता है तो पानी बनता है, वाटर बनता है। उसके बाद देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि, बताइए राइट आंसर इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो अपना प्यारा भारत में होता है सबसे ज़्यादा दलहन का उत्पादन। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रखने की सिफारिश की है, तो देखिए फ्रेंड्स 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं, याद रखेंगे एन.के. सिंह। ठीक है, 41% इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, तो इसमें से देखिए कारण मैं बता देता हूँ। जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, भूजोत का छोटा आकार है, जबकि उत्पादकता का कारण नहीं है सहकारी कृषि। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में आयोजित IPL 2022 यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है, तो गुजरात टाइटंस ने जीता है। बिमस्टेक का संबंध, देखिए इसके संबंध में जो स्टेटमेंट दिया गया वहीं आपको पढ़ करके बताना है। सबसे पहले बिमस्टेक का फुल फॉर्म जान लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्लियर, यह जो है साउथ एशियन यानी कि कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया और साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया का जो देश है उनका एक संगठन है। ठीक है, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियन देशों का यह एक संगठन है। इसकी स्थापना जो है 6 जून 1997 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बांग्लादेश के ढाका में है। इसमें टोटल कितने कंट्री मेंबर हैं, तो एक तरीका मैं बता देता हूँ। अगर आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि बिमस्टेक में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये बिमस्टेक ऐसे लिख लीजिएगा और लेटर काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 7 देश सदस्य हैं। कौन कौन से देश हैं, तो हालांकि इसमें नाम में से नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसा चाहेंगे कि मैं बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार कर देता हूं, तो इतना तक चलेगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये तरीका आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको लेटर से मेंबर कंट्री को काउंट कर लेना है। 7 देश हैं, उंगली पर 7 देश मैं बताता हूँ, काउंट कीजिए। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। इसमें मालदीव नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे कि मालदीव दिया गया है। इसके सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव नहीं है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें से सही नहीं है, बाकी सभी सही दिया गया, देख लीजिएगा। यही वाला गलत है, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। या दक्षिण एशिया, मैंने आपको बताया कि साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो कंट्रीज हैं उनका यह एक संगठन है। उसके बाद देखिए भारत की प्रथम महिला सांसद कौन है, तो राधाबाई सुब्रायन है। राजकुमारी जो अमृत कौर थी ना, यह आपका जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना था उसमें यह स्वास्थ्य मंत्री थी। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका हैं। सुचेता कृपलानी किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं भारत में। देखिए आपका मार्च 2022 में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुआ है, तो ये नैरोबी में। नेपाल का संसद का नाम क्या है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय पंचायत है, देखिए इसका करेंसी रुपया है, याद रखेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था 1919 में, 11 अप्रैल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना वर्साई की संधि के तहत की गई है। इसको भी आप याद रखिएगा, अगर पूछा जाए तो वर्साई की संधि ध्यान रखेंगे। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और ध्यान से सुनिएगा, इस वर्ष 2022 में इसका थीम क्या था, तो इसका थीम आपको याद रखना है वनली वन अर्थ, वनली वन अर्थ इसका थीम है। और प्रत्येक वर्ष एक इसका होस्ट कंट्री होता है, मेज़बान देश होता है। होस्ट कंट्री इस बार कौन सा रहा है देश, तो स्वीडन रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि कांचीपुरम का मंदिर किस शहर में स्थित है, तमिलनाडु में है, चेन्नई राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है,
चलिए, और पल्लव शासकों के द्वारा यह बनवाया गया था। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ ग्रहण का प्रावधान है। ध्यान से सुनिए, अनुसूची 1 में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अनुसूची 2 में क्या है, तो पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन दिया गया है। अनुसूची 3 में क्या है, तो पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अनुसूची 4 में क्या है, तो राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है उनके राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। आगे बढ़ेंगे कि भारत के संविधान में केंद्र राज्य के किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। सिंपल सा क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। संविधान सभा के चुने गए पहले अस्थाई, देखिए अस्थाई पूछा गया है, तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद देखिए 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसमें एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे उसके सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर 11 दिसंबर 1946 को मीटिंग हुआ है जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहकर के संबोधित किया है, तो ये किया है किसने, कि एम मुंशी ने। सुमेलित नहीं है इसमें से बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 216 जो है इसमें उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय, ये गलत है। अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, बाकी सभी देख लीजिए सही दिया गया है। क्लियर। देखिए सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 139 में कुछ रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 32 आपको पता है कि 5 प्रकार की रिट जारी करने का शक्ति देता है। उसके बाद 226 में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा सुमेलित नहीं है। देखिए निम्न में कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। जनसंख्या है, भूभाग है, संप्रभुता है, संविधान आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज नॉट फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो ध्यान रखिएगा मूल कर्तव्य है ये, फंडामेंटल ड्यूटीज है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 42वां संविधान संशोधन आपको याद होगा। क्लियर। अनुच्छेद भाग 51 भाग 4A के 51 ए में इसको रखा गया है। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य नहीं होते हैं, तो आपको पता है कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। देखिए मंत्रिपरिषद का जिक्र किया गया है, तो मंत्रिपरिषद तो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि लोकसभा के प्रति। अगर पूछता कि मंत्री, केवल मंत्री पूछता व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होता है, तो मंत्री जो होता है कोई भी मिनिस्टर, वह व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 75(3) के तहत जो है सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्नांकित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो ये लोकसभा का स्पीकर है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, तो आपका सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना गया है, तो फ्रेंड्स ये माना गया है J.M. किन्स को। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटने के क्रम के अनुसार सजाए। अच्छा, गॉडगिल मॉडल आपको याद होगा। गॉडगिल मॉडल जो है 1961, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961। रोलिंग प्लान, जनता पार्टी की सरकार 1978, आपको याद होगा छठी पंचवर्षीय योजना। योजना अवकाश बताइए राइट आंसर 1966 से 1969 तक। पीसी महालनोबिस मॉडल दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956। तो अब ये क्रम बहुत ईजी है। चौथा, उसके बाद देखिए आपका चौथा का बाद आपका हो जाएगा पहला, फिर आपका तीसरा और आखिरी में दूसरा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4, 1, 3, 2। एक बार आप लोग इसको मिला के कन्फर्म करिए। देखिए भारत में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, तो ये समिति थी कौन सी, बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये माउंट आबू पर है।
उसके बाद देखिएगा कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है, तो यह गोल्फ से संबंधित है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में बाढ़ के कारणों में कौन सा सही नहीं है, तो बिहार में यहाँ पर देखिए हिमालय नदियों का प्रभाव, नदियों का मार्ग बदलना, बिहार की नदियाँ ज़्यादातर कटाव करती हैं, आपने देखा होगा। मानसून के समय अधिक वर्षा, ये भी सही है। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये बहुउद्देशीय परियोजना बाढ़ के कारण नहीं बनते हैं, बल्कि इनसे इसकी रोकथाम की जाती है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिले हैं, तो ज़रा आप काउंट करेंगे, मैं बता रहा हूँ। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, मधेपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जारवा जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है, तो जारवा ये अंडमान निकोबार की है। आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पहाड़ों की नगरी किस शहर को कहा जाता है, अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए। पूरी बुक मैंने कंप्लीट कर दिया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।